नमस्कार दोस्तों। हर जल्लाद एक ना एक दिन मरता है। हर तानाशाह बेहद डरता है। यह सैद्धांतिक रूप से और वास्तविक रूप से एक अटल सत्य है। और जब यह अटल सत्य हो तो इस पर बात करनी चाहिए। आज जब सुप्रीम कोर्ट तमाम मामलों में सच बोल रहा है, थोड़ी हिम्मत दिखा रहा है, तो मोदी सरकार को, उनके मंत्रियों को, उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को, सबको, राज्यपालों को, सबको डर लगने लगा। और डरते हुए भारत के इतिहास में पहली बार उपराष्ट्रपति कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को कोई वीटो पावर नहीं होनी चाहिए। यह वही जगदीप धनखड़ है जो खुद वकालत करता था और मिलार्ड मिलार्ड करके कहता था कि मिलार्ड आपको तो सारे अख्तियार हैं, कानून ना भी हो तो आप कानून नया बना सकते हैं इंसाफ देने के लिए, संविधान के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए, संविधान के ढांचे की रक्षा के लिए। जो शख्स यह कहता था वही संघियों के कार्यक्रम में यह बोलता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि तानाशाह कितना डर गया है। डर क्यों गया है इसको बताता हूं। क्योंकि तमिलनाडु के 10 विधेयक पिछले 5 साल से वहां के राज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच में अटके हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ माना और इस पर आदेश पारित किया। दोनों के लिए समय तय किया कि आप इतने समय में इनको करके वापस भेजें, या आपको आपत्ति है तो आपत्ति करके भी भेजें, लेकिन मनमानी नहीं कर सकते, आपको असीमित अधिकार नहीं है। बहुत अच्छा, एक निश्चित रूप से लैंडमार्क जजमेंट था, उसका सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में संघ और राज्य दोनों के अस्तित्व का संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने प्रावधान किया है। अब आ जाता हूं तो साहब तकलीफ हो जाती है। तकलीफ इसलिए हो जाती है, वक्फ बोर्ड पर जब सुनवाई हो रही थी और उस सुनवाई के दौरान बार बार भारत सरकार का वकील, जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार मेहता, वो बार बार यही कहता है कि आपको यह मामले सुनने ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं सुनने चाहिए? जब संविधान के मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, जिसका संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है, तो क्यों नहीं सुनना चाहिए? और जिस पर आप खुद कह रहे हैं कोर्ट में कि आपने लाखों लोगों से वार्ता की है, तमाम सारी चीजों पे चर्चा करने के बाद, मुतमईन होने के बाद में यह एक्ट लेकर के आए। तो जब आप यह एक्ट लेकर के आए तो जवाब देने को कहा सुप्रीम कोर्ट ने, तो जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। तुषार मेहता ने पीछे 1 दिन का वक्त मांगा और फिर अब 7 दिन का वक्त मांगा। बहरहाल अदालत ने मौखिक रूप से उन्हें कह दिया कि जब तक इस पर कोई आगे की बहस नहीं हो जाती है, 5 तारीख को डेट लगी है, तो जब तक इस पर आगे बहस नहीं होती है तब तक यथास्थिति बनाए रखेंगे और 1 सप्ताह में आप इस पर अपना जवाब देंगे। अब आप सोचिए, जो सरकार कह रही हमने इतने विचार के बाद में यह एक्ट ले करके आए हैं, हर बात का समाधान कर चुके हैं, वो सरकार जवाब नहीं दे पा रही। इससे आप समझ लीजिए, इसलिए तानाशाह डर गया है, क्योंकि वो जब कानून के विपरीत करता है तो डर लगता है। उसे पता है कि अगले आने वाले 13 मई को जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो रिटायर हो जाएंगे। और हालांकि
ये संघ परिवार से आते थे, लेकिन इन्होंने कम से कम लाज रखी, और जो संघ परिवार से नहीं आते थे उन लोगों ने वह कुकर्म किया सुप्रीम कोर्ट में, जिसे कहेंगे कि एक प्रकार से उन्होंने कानून की हत्या की, उन्होंने संविधान की हत्या की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत तार तार की। लेकिन संजीव खन्ना ने कम से कम कोई लैंडमार्क जजमेंट न दिया हो, लेकिन बुरा भी नहीं किया है। अब आने वाले वक्त में जो जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं, वो भारत के दूसरे दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। तो जो दूसरे होंगे महाराष्ट्र से आते हैं बी आर गवई, और एक बड़े ईमानदार और अच्छे माने जाते हैं। एक उम्मीद की जाती है वो 7 महीने चीफ जस्टिस रहेंगे, उस दौरान वो क्या बेहतर करेंगे वो देखने वाला हो। बहरहाल घबराहट इसीलिए क्योंकि दलित समुदाय का व्यक्ति जब इस पद तक पहुंचा है तो इसका मतलब है अपनी काबिलियत से पहुंचा होगा और बाकी से ज्यादा काबिल होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कोई रिजर्वेशन नहीं। खैर, आप इसको समझ लीजिए। अब आता हूं कि यह इनका डर है, और डर क्यों है? क्योंकि भारत की जो इन्होंने अपने गोदी मीडिया और सबके जरिए एक छवि बनाई थी, वो छवि बनाई थी कि भारत तो विश्वगुरु बन गया, नरेंद्र मोदी विश्वगुरु बन गए और न जाने क्या क्या। और हमें, आपको याद होगा, मीडिया में जो विदेश मामलों की खुद को एक्सपर्ट बताती हैं, अंबानी के चैनल में नौकरी करती हैं, वो पालकी शर्मा अक्षय कुमार की स्टाइल नहीं बता रही थी कि भारत का पासपोर्ट लेके जाते हैं तो लोग कहते हैं बड़े सम्मान से सारे देश लेते हैं और भारत को ऐसे होता है वैसे होता है, तमाम बात। बहरहाल जिन्हें मनमोहन सिंह कहते थे नरेंद्र मोदी, उन मनमोहन सिंह जी के समय में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में पासपोर्ट की भारत की रैंकिंग 76 नंबर पर, और नरेंद्र मोदी ने उसमें ऐसा विश्वगुरु लगा दिया कि वो 148 नंबर पे पहुंच गया। 148, यानी अब आप समझ लीजिए भारत की के पासपोर्ट की स्थिति क्या है। लेकिन ये गोदी मीडिया के लोग अब इस पर चर्चा नहीं करेंगे, ना बात करेंगे। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं पासपोर्ट की रैंकिंग गिरी है, बढ़ी नहीं, लेकिन फिर भी इन्हें झूठ बोलना है, विश्वगुरु बताना है। बहरहाल थोड़ी देर लगती है, हर चीज सामने आ जाती। अब हालात क्या हो गए, भारत के 10,000 बच्चे जो अमेरिका की तमाम यूनिवर्सिटी में एलिजिबल थे, उनको अब वहां एडमिशन देने से मना कर दिया गया। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी और आरएसएस ने इतना जहर विष घोल दिया है कि अब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। भारत की यूनिवर्सिटीज हो, आपने देख ही लिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर गोबर ज्ञान दे रही थी, दीवार पर गोबर पोत रही थी, तो कांग्रेस पार्टी के एनएसयूआई के जो डूसू के अध्यक्ष हैं, वो गए गोबर लेके, कहा मैडम फिर अपने पूरे रूम में इसको कर लीजिए और एसी हटवा दीजिए। आप जब कह रही हैं इससे ठंडक रहता है तो फिर रखिए। इसी तरीके से आईआईटीज को कैसे बर्बाद किया उसका भी उदाहरण मद्रास आईआईटी में मिल गया, जहां के डायरेक्टर जो गौमूत्र के तमाम ज्ञान देते हुए उसको जाने क्या क्या बता रहे थे, उस पर उन्होंने कोर्स शुरू करने का काम शुरू कर दिया। बहरहाल आज तक जितनी रिसर्च हुई उसमें पाया गया है वह बेहद खतरनाक है, उल्टा नुकसानदेह। जो भी चीज प्रकृति विसर्जित करती है वो कभी भी अच्छी हो ही नहीं सकती। तो अब आप इससे समझ लीजिए। चलिए, यह तो हुई एक बात। अब ये बता दिया विश्वगुरु, तो इन सब पे जब पर्दा उठने लगता है तो मोदी को डर लगने लगता है, तानाशाह को डर लगने लगता है, तो हमला करता है। और उनसे लड़ता कौन है, टक्कर कौन लेता है? वो लेता है गांधी परिवार। कभी श्रीमती सोनिया गांधी लेती थी, राहुल गांधी लेते हैं,
और प्रियंका गांधी लेती हैं। तो साहब यह देख ली कि सोनिया गांधी के खिलाफ एक केस ईडी का जो दर्ज किया गया, जिसमें चार्जशीट की गई, वो नेशनल हेराल्ड के मामले में है, जिसके बारे में विस्तार से तमाम लोग बता चुके हैं, मैं भी बता चुका हूं कि जिसमें न 1 रुपए का ट्रांसफर हुआ, न 1 रुपए की संपत्ति ट्रांसफर हुई, पर दुनिया का यह अद्भुत केस है, फिर भी मनी लॉन्ड्रिंग, राहुल गांधी भी इसमें मुलजिम। तो अब आप समझ लीजिए, जिसमें खुद किसी ने नहीं माना कि एक भी पैसे का भ्रष्टाचार हुआ है, जब भ्रष्टाचार भी नहीं हुआ, उसमें कहीं पर भी कोई मनी ट्रांसफर नहीं हुई, कहीं पर कोई संपत्ति ट्रांसफर नहीं हुई, तो मनी लॉन्ड्रिंग कहां से हो? क्योंकि मालिकाना हक भी एजेएल का है और सब कुछ एजेएल का है, तो तमाम चीजें हैं वो कोर्ट में जाएंगी। बहरहाल कांग्रेस पार्टी इस पर पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी, उनकी ईडी, उनके भाजपाइयों को जवाब दे रही है, और जितने डंके की चोट पर दे रही है उससे घबराए हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में मीटिंग हुई और कहा गया अब इस मुद्दे को छोड़ना नहीं है, भाजपा को कायदे से बताना है, मोदी की इन नीतियों का पूरा खुल के पूरे देश में जवाब देना है। बहरहाल ये तो हुई एक बात। अब आता हूं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, यानी गांधी परिवार, रॉबर्ट वाड्रा भी जोड़ लीजिए, तो इनको सबको इसीलिए टारगेट पे लिया जाता है क्योंकि यही एक ऐसे हैं देश में नेता जो सीधे मोदी से लड़ते हैं, जो सीधे आरएसएस से लड़ते हैं, जो सीधे बीजेपी से लड़ते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते। तो उसका नतीजा क्या है? प्रियंका गांधी के खिलाफ 3 केसेस, सोनिया जी का बता ही चुका हूं, तो उनके खिलाफ 3 केसेज है। अब आप कहेंगे कौन से 3 केसेज है, तो आपको बताते हुए बड़ा आश्चर्य होगा। प्रियंका गांधी के खिलाफ एक केस जो है 2023 में इंदौर में दर्ज किया, जो उन्होंने कहा था कि 50% कमीशन वाली सरकार, तो 50% कमीशन वाली शिवराज की सरकार के लिए जो उन्होंने कहा था, उस पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है कि उन्होंने भाजपा पर ठेकेदारों से जो है लेने, कमीशन लेने का आरोप लगाया था। इस पर भाजपा नेताओं ने उनके खिलाफ 420, 467 की एफआईआर, यानी धोखाधड़ी के एफआईआर दर्ज कराई। अब आप समझिए, जो कमीशन खोर हैं वो कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने यह कह के धोखाधड़ी करी है। अब आ जाइए दूसरा केस। दूसरा केस है जब हाथरस में वह दलित समुदाय की बच्ची जिसके साथ गैंग रेप हुआ, फिर उसको किस तरह से पुलिस ने सबूत नष्ट करने के लिए चुपचाप जला दिया रातों रात, और किस तरह से सारी साजिशें रची गई और अभियुक्तों को बचाने का काम हुआ। उस मामले में जब चल रहा था तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी उस पर लड़ते हुए गए थे, और जब लड़ते हुए गए थे तो उनके खिलाफ कोरोना नियमों के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया, और जो वह मुकदमा दर्ज किया गया 2020 में, वह एक मुकदमा है। तो अब आप ये समझिए कि धारा 144 तोड़ी, इस पर मुकदमा है, इसमें 153 लोग नामजद हैं। और समझ सकते हैं कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और 153 लोग। इस मामले में आप सोचिए, आईपीसी की धारा 188, 269 और 270 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। आप खेल को समझ लीजिए, इंसाफ दिलाने के लिए लड़ने पर यह होता है। सच बोलने का बता दिया, ये बता दिया। फिर तीसरा, 2019 में श्रीमती प्रियंका गांधी अपनी मां के लिए प्रचार कर रही थी रायबरेली, और वहां पर जब वो एक सपेरों के गांव में जाती हैं तो वहां सपेरे दिखाते हैं अपने सांप, तो वो सांप को हाथ में ले लेती हैं। इस पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई कि उन्होंने वन्य जीव अधिनियम का उल्लंघन किया और उन्होंने सांप के साथ खेला, और इस पर एफआईआर दर्ज हुई, और इस पर वन्य जीव जो अधिनियम है, इसकी धारा 9 और धारा 51 के तहत एफआईआर दर्ज की गई, और इस पर आगे और भी चल के
इस तरह से किया गया है। अब आप समझ लीजिए यह है। इसके बाद में आप इसको यदि देखेंगे, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जो कि वहां पर उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी से जो है ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से एक जमीन खरीदी और फिर उसके बाद में वो जमीन डीएलएफ को उनकी कंपनी ने स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड ने खरीदी और फिर कुछ समय बाद में जब रेट बढ़ गए तो उन्होंने वह जमीन वाड्रा डीएलएफ को बेची। इस पर उनके खिलाफ केस रजिस्टर है और इसके साथ साथ ईडी ने रजिस्टर कर रखा है। तो अब आप समझ लीजिए इस तरह से साजिशें होती। चलिए यह हो गया। इसके बाद में ढूंढा जाता है रोज बरोज क्या क्या किया जाए। इसके बाद में एक तीसरी चीज आ जाइए अब राहुल गांधी। राहुल गांधी के खिलाफ 2 दर्जन केस दर्ज है और उन 2 दर्जन केस में 5 केस जो है कि अमित शाह को उन्होंने हत्यारा बोला और न जाने क्या क्या बोला, तो इस पर एफआईआर दर्ज है। 4 केस इस पर दर्ज है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए अपमानजनक शब्द बोले, इसी तरीके से कि उन्होंने सावरकर के लिए अपमानजनक शब्द बोले, इसी तरीके से उनके कि उन्होंने आरएसएस के ऊपर अपमानजनक शब्द बोले, और इसी तरीके से एक उनके खिलाफ वहां का है जो झारखंड में उन्होंने कहा था कि किस तरह से झारखंड को इन्होंने रेपिस्ट राज्य बना दिया है, उस पर एफआईआर दर्ज है। इसके अलावा इसी तरीके के केसेस रजिस्टर उनके खिलाफ। यदि पास्को एक्ट में भी एक केस रजिस्टर, और वो ये है कि एक बच्ची शिकार हुई थी पास्को की जो है उसकी उन्होंने ब्लड फोटो शेयर की थी, ब्लड फोटो, उसमें कहा उन्होंने उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर। इस पर उन पर पास्को एक्ट भी रजिस्टर है और इसी तरीके से तमाम तरह की है और भी कई चीजें। इसके अलावा अभी हाल के दिनों में आपने देखा उन्होंने जो देश के बारे में बोला कि किस तरह से इंडिया स्टेट से लड़ना है, तो ऐसे ऐसे करके मुकदमे दर्ज है और सारे मुकदमे भाजपा के ही लोगों ने रजिस्टर कराए। एकमात्र मुकदमा जिसे कहेंगे जो है मनी लॉन्ड्रिंग में है, वो ईडी वाला केस आप देख ही रहे हैं। तो आप समझ लीजिए लड़ना इतना आसान नहीं, इतने सब से लड़ा है जो शख्स, और फिर भी वो डरता नहीं है, बोलता नहीं। एक मामले में तो और देख लीजिए, उन्होंने विदेश में जाकर के जो सिख धर्म और सबके बारे में चर्चा की थी कि कैसे उनके हक मारे जा रहे हैं और किस तरह से उन्हें इवन गुरुद्वारों में पूजा करने से भी, वो जो उनकी अरदास करने से भी रोक दिया जाता है। इस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं। सच्चाई कही थी, लेकिन उस पर भी ये कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को आहत किया और इस पर भी 2 जगह दर्ज, एक छत्तीसगढ़ में, एक और राज्य। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से साजिश कर करके उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाती है। तो कहीं किसी की भावनाएं आहत हो जाती हैं, कहीं किसी का मानहानि हो जाती है, कहीं किसी का कुछ हो जाता है। अरे तली पार की कौन सी मानहानि होगी, कौन सी मानहानि होगी? जो सचमुच हजारों मौतों का जिम्मेदार है वह नरेंद्र मोदी। कौन सावरकर माफी वीर था, यह सर्वविदित है। उसकी चिट्ठियां, कानूनी चिट्ठियां बताती हैं। और सही कहा था राहुल गांधी ने, अल्पसंख्यकों पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, उन्हें इबादत करने से, अरदास करने से और सब चीजों से रोका जाएगा, उसके उदाहरण सामने हैं। अभी बॉम्बे में जैन धर्म के एक मंदिर को तोड़ दिया गया और हिंदू बताया जा रहा है। इसी तरीके से तमाम जगह और हो रही हैं घटनाएं। तो ये सब चीजें इन्हीं को ही केंद्रित तो उन्होंने किया। सच बोलने पर एफआईआर दर्ज हो रही है, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और कार्रवाई हो रही है। तो अब आप समझ लीजिए उनके खिलाफ एक मामला असम में दर्ज किया गया, जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आ रहे थे और उन्हें नहीं मंदिर जाने दिया गया था। उन्होंने जो बात कही थी इस पर कि वो झूठ बोल रहे, सबने देखा था कि उन्हें नहीं जाने दिया गया था, वो सड़क पर बैठ गए थे। तो ये सारे खेल, तो साहब जो भी कुछ है आप करते रहिए, राहुल डरने वाले नहीं।
इसीलिए वो कहते हैं न डरो न डराओ, तो वो न डरते हैं और डट के इनके सामने खड़े होते हैं। यही इनकी समस्या है कि हिंदुस्तान में इकलौता लीडर है जिसके खिलाफ इतने मुकदमे भाजपा के लोगों ने दर्ज करा दिए, फिर भी वो डरने का नाम नहीं लेता। यही समस्या है, क्योंकि सच बर्दाश्त नहीं होता तो उपराष्ट्रपति से यह शब्द कहलाए जाते। जान लीजिए, यह इनका मॉडल है।